Hello guys, welcome to my channel Zoologist AK and I'm Aarti Koshik again here with the topic NMR, that is nuclear magnetic resonance spectroscopy. In this video I will discuss about the basic principle of magnetism and resonance that explain this NMR spectroscopy and the principle of NMR on which it is based and the instrumentation of NMR along with the application of this spectroscopy. So let's begin with me. जब भी हम CSI या नेट लाइफ साइंस के लिए किसी भी टेक्निक को स्टडी करते हैं तो हमें कुछ पॉइंट्स अंडरस्टैंड करने होते हैं, जैसे कि उसकी अप्लीकेशंस क्या हैं, क्यों हम उस टेक्निक का यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ हम उस टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं, उसका बेसिक प्रोसीजर क्या है और उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है, और जो मेन चीज़ होती है वो होती है प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे वो बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम यही पॉइंट्स जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे। अगर मैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस की बात करूँ तो हम इसको क्यों स्टडी करते हैं, ये एक टेक्निक है जो डिटरमाइन करती है स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर किसका? ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ये हमें बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बताती है और प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर के बारे में बताती है, जिनका मास, जिन प्रोटीन्स का मास 50 किलो डाल्टन होता है, उन्हीं का स्ट्रक्चर ये डिटरमाइन कर पाती है। तो ये क्या क्या बता सकती है हमें किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के बारे में। ये केमिकल शिफ्टिंग, इसमें एक प्रोसीजर होता है, केमिकल शिफ्टिंग एक प्रोसेस होती है NMR में, जो मैं अभी इसी वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो जब केमिकल शिफ्टिंग के थ्रू ये केमिकल ग्रुप्स के बारे में बताती है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कौन कौन से केमिकल ग्रुप हैं या उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है। तो जब हम केमिकल शिफ्टिंग करते हैं तो उस टाइम पे हम हाइड्रोजन को यूज़ करते हैं, कार्बन 13 को, नाइट्रोजन 15 और फॉस्फोरस 31 एलिमेंट्स का यूज़ करके NMR को परफॉर्म करते हैं। ये डाईहाइड्रल एंगल के बारे में बताती है NMR, और ये इंट्रा एटॉमिक डिस्टेंस के बारे में बताती है किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर। ये हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बताती है, क्या हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, मोबिलिटी बताती है ये, और क्या बताती है, डायनेमिक्स बताती है, कन्फर्मेशन बताती है, और उनमें क्या केमिकल एक्सचेंज हो रहा है एक मॉलिक्यूल के अंदर, वो सब ये हमें बताती है। टॉर्जनल एंगल के बारे में भी ये हमें बताती है। NMR के प्रिंसिपल पे ही बेस्ड होती है हमारी MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसके थ्रू हम अपनी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में वाटर मॉलिक्यूल्स को की जो यहाँ पे न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के बेस पे हम ये डिटरमाइन करते हैं कि हमारे ऑर्गन्स में क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अभी हम समझते हैं NMR क्या है, क्योंकि जब तक हम नहीं समझ पाएंगे कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस क्या है, वी कांट अंडरस्टैंड अबाउट मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, दैट इज MRI। तो NMR के नाम में ही इसका एक्सप्लेनेशन है, इसमें लिखा है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, जिसको हम NMR बोलते हैं। तो न्यूक्लियस यहाँ पे जो है वो एक मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। मैग्नेटिज्म समझेंगे हम यहाँ पे सबसे पहले कि न्यूक्लियर कैसे एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और कैसे स्पिनिंग करता है, कैसे रोटेशन करता है। फिर हम अंडरस्टैंड करेंगे कि रेजोनेंस क्या होती है। फिर हम आएंगे कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस कैसे न्यूक्लियर मैग्नेटिज्म एंड रेजोनेंस के प्रिंसिपल पे बेस्ड वर्क करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि न्यूक्लियस होता है वो मैग्नेट की तरह कैसे इफेक्ट करता है। जब अब्सेंस होती है किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की, जब भी हम NMR करते हैं तो यहाँ पे हम मैग्नेट्स का यूज़ करते हैं। तो जब ये मैग्नेट्स नहीं प्रेजेंट होते हैं तो जो डायरेक्शन होती है न्यूक्लियस की स्पिन की, न्यूक्लियस अपने एक्सिस पे स्पिन करता है, वो रैंडमली ओरिएंटेड होती है। रैंडमली ओरिएंटेड कैसे? जैसे हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे ये रैंडमली ओरिएंटेड है, बट जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड आ जाता है तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज्ड हो जाते हैं, पैरेलली अरेंज हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं। तो इसी को समझेंगे कि ऐसा कैसे होता है। हमें पता है कि जो हमारा एटम होता है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को कंसिस्ट करता है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। बीच में हमारा न्यूक्लियस होता है, हमें पता है न्यूक्लियस में क्या होती है, हमारे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स हमारे न्यूट्रल चार्ज होते हैं, प्रोटॉन्स जो होते हैं वो हमारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमारे नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एक्सिस पे रिवॉल्व करते हैं, जैसे अर्थ सन के अराउंड एक ऑर्बिटर में क्या करती है, चक्कर काटती है, फिर वो अपने एक्सिस के अराउंड भी क्या करती है, रोटेट करती है। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स की भी एक एंगुलर मूवमेंट होती है इस स्पिनिंग प्रॉपर्टी के बेस पे, वो रोटेट करते हैं। ये हमारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, एक एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे शो करेंगे। तो ये जो एंगुलर मोमेंटम होगी इलेक्ट्रॉन्स की, एंगुलर मोमेंटम जो होगी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की,
उसको हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं S+1 h/2 से। ये जो s होती है ये यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर होता है। जो s होती है वो इलेक्ट्रॉन के लिए फिक्स होती है, इसको 1/2 से हम डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो कि हमारा ms होगा वो कितना होगा, या तो +1/2 होगा या फिर -1/2 होगा। इसका मतलब ये है कि वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट करेगा, या तो वो इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में, उसकी जो रोटेशन होगी या तो वो +1/2 होगी या फिर -1/2 होगी। बट ये सेम प्रोसीजर हमारा किस पे लागू करता है, न्यूक्लियस पे। जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करता है, रोटेट करता है, वैसे ही एंगुलर मूवमेंट शो करता है यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस होता है वो हमारा स्पिन, उसका जब हम स्पिन क्वांटम नंबर निकालते हैं तो उसको हम आई से डिनोट करते हैं, I+1/h/2 या आप फिजिक्स में अंडरस्टैंड कर सकते हो कि स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है। और ये जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है इससे हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जो आई होता है वो फिक्स नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं और हमें पता है कि जो प्रोटॉन का नंबर होता है एंड न्यूट्रॉन का नंबर होता है उसकी वजह से ये फिक्स नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि जो मास नंबर है वो न्यूट्रॉन की वजह से किस आइसोटोप के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। जैसे अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में भी ड्यूटेरियम जो आता है उसमें हमारे न्यूट्रॉन की वैल्यू चेंज होती रहती है। इसी वजह से न्यूक्लियस के लिए जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो सेम नहीं रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आई है वो डिनोट कर रहा है स्पिन क्वांटम नंबर फॉर न्यूक्लियस। तो जब हम यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालेंगे न्यूक्लियस के लिए, MI निकालेंगे, तो वो हमारा क्या होगा, चेंज होता रहेगा डिपेंडिंग ऑन द न्यूट्रॉन्स दैट इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। फिर हमें पता है राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग कि जब भी हम न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस की बात कर रहे हैं तो हमें ये पता है कि जब भी हमारा करंट फ्लो होता है तो वो कैसे फ्लो होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड से किसकी तरफ मूव करते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो ये मूवमेंट्स होती है। तो जब भी हमारा करंट फ्लो होता है तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो ये जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं और हम बोलते हैं कि मूविंग चार्ज है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। और हम जब NMR की बात करते हैं तो यहाँ पे भी हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। और हमें पता होता है कि जब हम एक मैग्नेट की बात करते हैं तो उसमें 2 पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल। और हमें पता है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो नॉर्थ पोल से जनरेट होती हैं और साउथ पोल की तरफ वो क्या करती हैं, मूव करती हैं। उनकी जो मूवमेंट होती है वो नॉर्थ से साउथ की होती है। तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं जिसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, तो यहाँ पे हम राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करते हैं। राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करते हैं जिसमें क्या होता है, जो हमारा थंब होता है वो नॉर्थ पोल की डायरेक्शन शो करता है हमें जब हम एक मैग्नेटिक फील्ड में देखते हैं। और जो हमारी फिंगर्स होती हैं वो करंट की डायरेक्शन में होती है। मीन्स करंट की डायरेक्शन तब जब हम ये बोल रहे हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है, तो हम ये बोलते हैं कि जो करंट है वो फ्लो होता है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव की तरफ। ये अलग अलग स्टेटमेंट होती हैं, बट अगर यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तब हम यहाँ पे बोलेंगे कि जो हमारा थंब है वो यहाँ पे नॉर्थ पोल ना जनरेट करके साउथ पोल को शो करेगा। और जो हमारी फिंगर्स हैं वो करंट की डायरेक्शन में मूव करेंगी, और जो हमारा नीचे वाला पार्ट होगा वो हमारी नॉर्थ डायरेक्शन को यहाँ पे डिनोट करेगा। बट अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारा पॉजिटिव चार्ज जो कि एक्चुअल में मूव नहीं करता वो मूव कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तब हम बोलेंगे कि जो हमारा थंब है वो यहाँ पे नॉर्थ पोल को शो कर रहा है, जो बॉटम है वो हमारा साउथ पोल को शो कर रहा है। तो इस प्रिंसिपल पे बेस्ड हम स्पिनिंग निकालते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स की और अपने प्रोटॉन्स की। जैसे अगर मैं बोलूँ कि हमारा जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये होगा हमारा साउथ और ये होगा हमारा नॉर्थ। क्योंकि ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा राइट हैंड थंब रूल, जिसके अकॉर्डिंग हम ये बोल रहे हैं कि जो फिंगर हैं वो मूवमेंट की डायरेक्शन में है, मतलब जो चार्ज है उसकी मूवमेंट की डायरेक्शन में है। तो ये मूवमेंट इस डायरेक्शन में हुई, तो हमारा ये जो मूवमेंट है वो पॉजिटिव चार्ज के अकॉर्डिंग हम बोल रहे हैं, तो ये हमारा साउथ होगा और ये हमारा नॉर्थ होगा। पर अगर इसी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट रिवर्स डायरेक्शन में हो रही है, डेट इज़ हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रही है, तो ये हमारा नॉर्थ पोल होगा और ये हमारा साउथ पोल होगा। सेम हम किसके लिए निकालते हैं, न्यूक्लियस के निकालते हैं। न्यूक्लियस में भी सेम प्रोसीजर लागू होता है। जब हमारा न्यूक्लियस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा नॉर्थ पोल हो गया है, और हमारा यहाँ पे हमारा साउथ पोल हो गया है, और यहाँ पे हमारा नॉर्थ पोल हो गया है। ठीक है, तो ऐसे हम मूवमेंट निकालते हैं, स्पिनिंग निकालते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे जो मूवमेंट होती है न्यूक्लियस की वो रैंडम होती है जब तक कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते। पर जब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया जाता है तो उसमें जो न्यूक्लियस है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंट करता है। तो उस टाइम पे हम निकालते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी, या फिर हम बोलें कि मल्टीपल ओरिएंटेशन क्या शो करेगा हमारा न्यूक्लियस। तो मान लो किसी की आई की वैल्यू क्या हो, 1/2 हो, तो इस मल्टीप्लिसिटी को हम कैसे निकालेंगे? जो नंबर ऑफ ओरिएंटेशन होती है न्यूक्लियस की वो कैसे ओरिएंट करेगा स्पिनिंग करते टाइम, वो किस पे डिपेंड होती है? 2π+1, हमें पता है, सॉरी 2i+1, जो आई होता है वो हमारा स्पिन क्वांटम नंबर है न्यूक्लियस का। तो इसके थ्रू जब हमारा एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करता है तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम निकाल पाते हैं कि हमारा जो एक न्यूक्लियस है उसकी कितनी टाइप की ओरिएंटेशन होगी जब हम उससे एक्सटर्नल फील्ड निकाल पाएंगे। जैसे 1/2 को हम 2i की जगह प्लेस करते हैं तो हमारी आ जाती है 2 वैल्यू में। इसका मतलब ये होता है या तो वो इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में, दो ही तरह से, मीन्स या तो 1/2 या फिर -1/2 वाली डायरेक्शन में ही वो क्या कर पाएगा, अरेंज कर पाएगा, न्यूक्लियस खुद को स्पिन कर पाएगा किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही। तो यहाँ पे हमारा हम निकाल सकते हैं कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी ओरिएंटेशन या कितने टाइप की ओरिएंटेशन हो सकती हैं एक न्यूक्लियस की जब भी कोई एक्सटर्नल फील्ड यहाँ पे अप्लाई किया जाता है। क्या होता है, अब हम बात करते हैं कि जो हाइड्रोजन एटम होता है H1 या कार्बन 13 होता है, आर नॉट यूनिक इन देयर एबिलिटी टू अंडरगो NMR। क्योंकि हम बेसिकली जब अंडरस्टैंड करते हैं NMR को तो हम पढ़ते हैं कि हम हाइड्रोजन 1 या C13 को ही यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनमें ओड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो पाता है, वो जो प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियस होता है वो ओरिएंट कर पाता है। क्या होता है, हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट अंडरस्टैंड किया है, जिसमें हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि जब बॉन्डिंग होती है दो जो हमारे एटम होते हैं उनके बीच में जब बॉन्डिंग होती है तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, शेयर होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाते हैं तो उसमें कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बचता। जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बचता तो उसकी मूवमेंट क्या हो जाती है, टफ हो जाती है, और उसकी स्पिनिंग ओक्योर नहीं हो पाती। ये इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। जैसे हम एस ऑर्बिट में पढ़ते हैं कि दो स्पिनिंग होती है 1/2 और +1/2 और -1/2 ओरिएंटेशन होती है हमारे इलेक्ट्रॉन की एस ऑर्बिट में। तो यहाँ से हम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल नहीं सकते, यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी एक इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी स्टेट में पहुँचाने के लिए। तो सेम प्रिंसिपल लागू होता है जब बॉन्डिंग होती है दो एटम्स के बीच में एक मोलिक्यूल में। इसीलिए हम यहाँ पे उन न्यूक्लियाई का या उन एलिमेंट का यूज़ करते हैं जिसमें ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और अनइवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसीलिए यहाँ पे NMR वही न्यूक्लियाई शो करते हैं जिनमें इवन ना हो के ओड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वो वही जो एलिमेंट होते हैं वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर पाते हैं। होता है जब भी मैग्नेट अप्लाई किए जाते हैं तो क्या होता है, हमारा मान लो ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारा साउथ है, तो जो हमारा न्यूक्लियस है वो अलाइन करता है हमारे साउथ पोल यहाँ पे आ जाता है उसका, और नॉर्थ पोल यहाँ पे आ जाता है उसकी। ओरिएंटेशन इस तरह से आ जाती है कि नॉर्थ साउथ यहाँ पे इस तरह से अलाइन हो जाएंगे। तो ये जो अलाइनमेंट है यहाँ पे ये हो रही है मैग्नेट की वजह से। बट यहाँ पे हम कुछ एक्सटर्नल रेडियो वेव्स देते हैं। NMR के केस में रेडियो वेव्स की रेडिएशंस प्रोवाइड करते हैं न्यूक्लियस को हायर एनर्जी स्टेट में पहुंचाने के लिए, ताकि वो अपनी एक्सिस को, अपनी जो रोटेशन है, अपनी जो स्पिन है उसको चेंज कर सके। तो यही यहाँ पे जितनी एनर्जी इस न्यूक्लियस को अपनी स्पिन को चेंज करने के लिए रिक्वायर होगी उतनी ही एनर्जी की हम रेडियो वेव्स इसको प्रोवाइड करेंगे। इसी को यहाँ पे रेजोनेंस बोला जाता है। रेजोनेंस मतलब मैच करना, एनर्जी मैच करना, कि न्यूक्लियस को इस अपोजिट स्पिन को मेंटेन करने के लिए जितनी एनर्जी की रेडियो वेव्स चाहिए होती हैं उतनी ही अप्लाई की जाती है। इसी को बोला जाता है रेजोनेंस। तो समझते हैं कि रेजोनेंस होता क्या है। क्या होता है
जब भी लो एनर्जी स्टेट में होता है तो जो हमारा चार्ज्ड पार्टिकल है वो एक फील्ड जनरेट करता है, या फील्ड जनरेट किया जाता है उस स्पिनिंग चार्ज पार्टिकल के थ्रू। तो वो जो फील्ड जनरेट किया जाता है एक स्पिनिंग चार्ज पार्टिकल के थ्रू, जो कि हमारा न्यूक्लियस भी हमारा क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, उसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी स्पिनिंग कर रहे हैं। तो इन चार्ज पार्टिकल्स के थ्रू यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया जाता है जब कुछ एक्सटर्नल मैग्नेट यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। तो वो जो यहाँ पे फील्ड है वो पैरेलल होता है, किसके पैरेलल होता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होता है। बट जब हम उसको हाई एनर्जी स्टेट में पहुंचा देते हैं तो जो ये फील्ड जनरेट किया गया है स्पिनिंग चार्ज पार्टिकल के थ्रू, ये एंटी पैरेलल डायरेक्शन में हो जाएगा, एंटी पैरेलल हो जाएगा। तो ये जो एनर्जी है, जो एनर्जी का इनपुट है इस सिस्टम में, जिसकी वजह से ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं इनका ट्रांजिशन हो रहा है लो से हाई एनर्जी स्टेट में, लो से हाई एनर्जी स्टेट में, इस कंडीशन को बोलते हैं रेजोनेंस। तो यहाँ पे कुछ एनर्जी चाहिए होती है पार्टिकल्स को अपनी स्पिन को चेंज करने के लिए। ये पैरेलल है, ये एंटी पैरेलल है, और ये यहाँ पे स्पिनिंग शो की गई है। तो यहाँ पे जब उसकी ओरिएंटेशन, ये ओरिएंटेशन एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन को दिखाता है, +1/2 एंड -1/2 एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जब ये जो ओरिएंटेशन है ये चेंज करनी होती है तो उस टाइम पे यहाँ पे एक एनर्जी प्रोवाइड होती है, ये एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है क्वांटम के थ्रू, और क्वांटम की फॉर्म में, जिसको हम एच म्यू की से रिप्रेजेंट करते हैं। हमें पता है कि ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा हमारा चार्ज्ड पार्टिकल टू मूव फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट। हमें पता है एच हमारा क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, और म्यू हमारी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी की, कितनी फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। जब भी हम बात करते हैं एनएमआर की तब हम बात करते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी की। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो रेडिएशन लाई करती हैं रेडियो फ्रीक्वेंसीज में, उन्हीं को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं एनएमआर की केस में। तो यहाँ पे जो क्वांटम एनर्जी है जो फुलफिल करती है हमारी रेजोनेंस कंडीशन को कि पैरेलल से एंटी पैरेलल में चला जाए हमारा चार्ज पार्टिकल, उसको हम यहाँ पे डिनोट करते हैं एच म्यू इक्वल टू जी हमारा होता है स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्प्लिटिंग फैक्टर, दैट इज स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्प्लिटिंग फैक्टर बीटा हमारा होता है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हमारा न्यूक्लियस की जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो मीन्स जो एटम है एक मैग्नेट की तरह जो यहाँ पे मूवमेंट कर रहा है, उसमें उसका न्यूक्लियस मूव कर रहा है और उसके इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन्स की जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो यहाँ पे बीटा से डिनोट की गई है, जिसको बोर मैग्नेटॉन बोलते हैं। एंड बीटा एंड बी हमारा हम डिनोट करते हैं क्या, बी हमारी क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड की। तो जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है म्यू जो फ्रीक्वेंसी है, किसकी फ्रीक्वेंसी है, जो रेडियो वेव्स की एनर्जी यहाँ पे प्रोवाइड एब्जॉर्ब की जाएगी एक चार्ज पार्टिकल के थ्रू, उसकी फ्रीक्वेंसी है कि वो किस फ्रीक्वेंसी में लाई करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो म्यू है एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन की, वो फंक्शन होती है पैरामैग्नेटिक स्पेसिस का। पैरामैग्नेटिक स्पेसिस जो एक स्पिन शो करती हैं, जो चार्ज स्पेसिस स्पिनिंग शो करती हैं, उन स्पीसीज का ये फ्रैक्शन होती है। एंड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का, जिसको हम बी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे जब हम एनएमआर की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस की बात करें, तो इस केस में क्या होता है, हमारी जो म्यू होती है फ्रीक्वेंसी होती है, और जो बी होता है मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो वेरी करता है, सेम इफेक्ट से वेरी करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, दो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती हैं जब हम डिटरमाइन करते हैं एब्जॉर्प्शन, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो लाई करती है रेडियो फ्रीक्वेंसी में, वो कितनी एब्जॉर्ब की जाएगी उस चार्ज पार्टिकल के थ्रू, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट में जाने के लिए, ये जो यहाँ पे एनर्जी वो कितनी एब्जॉर्ब करेगा, वो किस पे डिपेंड करती है। दो पॉसिबिलिटीज होती हैं यहाँ पे, एक होती है कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी अप्लाई करें हम, और हम एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको स्विफ्ट कर दें। इसका मतलब क्या है कि मान लो हम यहाँ पे 20 मेगा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा लोअर एनर्जी स्टेट से वो हायर एनर्जी स्टेट में चला जाए हमारा पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल। तो उसको जाने के लिए यहाँ पे अगर हम कॉन्स्टेंट फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स अप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड को कम करना पड़ेगा। बट अगर हम कांस्टेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो हमें उतनी फ्रीक्वेंसी देनी पड़ेगी जितनी फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट है लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी स्टेट तक जाने के लिए। इसी को बोला जाता है रेजोनेंस इफेक्ट।
तो जब हमने यहाँ पे समझ लिया कि न्यूक्लियस एक मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे शो करता है और रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, तो अब हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या प्रिंसिपल होता है एनएमआर का, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस का। तो क्या होता है, इलेक्ट्रो यहाँ पे हमें पता है न्यूक्लियस एक मैग्नेटिक की तरह बिहेव करता है, तो वो किसी भी ओरिएंटेशन में होता है, पर जैसे ही उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है उसकी ओरिएंटेशन पैरेलल ओरिएंटेशन हो जाती है, किसके अगेंस्ट, जो यहाँ पे मैग्नेट यूज़ किया गया है उसके अगेंस्ट, और उसी के अकॉर्डिंग पैरेलल डायरेक्शन में जाता है। पर उसको अपोजिटली ओरिएंट करने के लिए और एंटी पैरेलल करने के लिए यहाँ पे एनर्जी इनपुट दिया जाता है, और वो एनर्जी इनपुट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के थ्रू दिया जाता है, जो मैग्नेटिक रेडिएशन रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी में लाई करती हैं, जो प्रमोट करती हैं ट्रांजिशन एंटिटीज़ का लोअर से हायर एनर्जी स्टेट में। यहाँ पे एंटिटीज़ क्या होती है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक स्पिन्स, जो न्यूक्लियस यहाँ पे मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, वो लो से हाई एनर्जी स्टेट में जाने के लिए यहाँ पे क्या रिक्वायर होती है, उसको एनर्जी रिक्वायर होती है। पर जैसे ही वो हाई से लो में आता है तो इस एनर्जी को वो क्या कर देता है, इमिट कर देता है, और इमिशन यहाँ पे जो होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, हीट की फॉर्म में होता है। इसी को बोला जाता है रिलैक्सेशन, लैटिस रिलैक्सेशन। और जब जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक स्पिन है वो हाई से लो में आएगा तो उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन स्टेट में आ गया है। यहाँ पे क्या होता है, जो मोलिकुलर इन्वायरमेंट होता है, मोलिकुलर इन्वायरमेंट किन किन मोलिक्यूल से मिलके बना है, हमारा एक ऑर्गेनिक मोलिक्यूल, और उसमें प्रोटॉन्स कितने हैं वो गवर्न करते हैं वैल्यू को, अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड की वैल्यू को, जिस पे न्यूक्लियस रेजोनेंट होगा, मीन्स जिस पे वो न्यूक्लियस एनर्जी, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा या ट्रांजिशन करेगा, उसको यहाँ पे डिटरमाइन करता है प्रोटॉन। ये इस चीज़ को रिकॉर्ड किया गया केमिकल शिफ्ट की फॉर्म में, जिसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। ये केमिकल शिफ्ट का मतलब है कि जो प्रोटॉन है ये अपनी केमिकल शिफ्टिंग कर रहा है, और ये डिपेंड करता है प्रोटॉन्स के ऊपर। तो यह मेजर होता है रिलेटिव टू एन इंटरनल स्टैंडर्ड। फॉर एग्जाम्पल, इंटरनल स्टैंडर्ड किसका, प्रोटॉन्स का, एक एटम में कितने प्रोटॉन्स हैं, ओड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उन पे डिपेंड करता है ये केमिकल शिफ्ट। अगर हम यहाँ पे टेट्रामिथाइलसिलेन का एग्जांपल लें, टीएमएस का एग्जांपल लें, जिसका फॉर्मूला होता है S3C4Si, बिकॉज क्योंकि ये जो टीएमएस होता है ये 12 आइडेंटिकल प्रोटॉन्स को कंसिस्ट करता है। तो इस केस में, टीएमएस के केस में जो केमिकल शिफ्ट होती है वो अप्लाइड फील्ड से अराइज होती है, क्योंकि हमें पता है केवल ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही क्या शो करते हैं, एनएमआर शो करते हैं। बट इस केस में जो हमारा यहाँ पे 12 आइडेंटिकल प्रोटॉन्स हैं, तो वहाँ पे जब हमें यहाँ शिफ्टिंग करनी होगी, केमिकल शिफ्ट करना होगा, तो उस टाइम पे यहाँ पे हम एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का यूज़ करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फील्ड को अप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से सेकेंडरी फील्ड यहाँ पे जनरेट होता है प्रोटॉन्स में, या फिर हम बोले एक एटम के अंदर इंटरनल क्या होता है, एक फील्ड जनरेट होता है 0.15 टू 0.2 मेगा टेस्ला का एक द प्रोटॉन। और ये जो फील्ड है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है एटम के अंदर प्रोटॉन्स की वजह से जो जनरेट हो रहा है, ये कैसे जनरेट हो रहा है, जो एडजेसेंट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उनके बीच में बॉन्डिंग की वजह से हो रहा है। जो वो बॉन्ड टूट जाएंगे जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, वो स्पिनिंग करेंगे, जो वो स्पिनिंग करते हैं वो एक प्रॉपर अलाइनमेंट में अरेंज होंगे, तो यहाँ पे एक अंदर, एक एटम के अंदर क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। इसी को बोला जाता है केमिकल शिफ्टिंग, जिसके थ्रू हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं प्रोटॉन्स का, किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का। तो जब भी हम एनएमआर को स्टडी करते हैं तो हम दो इफेक्ट अंडरस्टैंड करते हैं, एक न्यूक्लियस शील्डेड इफेक्ट, एक होता है न्यूक्लियस डी शील्ड इफेक्ट। क्या होता है, जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में, या जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो चार्ज एंटिटीज होंगी, वो क्या करती हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग पैरेलली ना लाई करके वो एंटी पैरेलली लाई करती हैं। मतलब उनके अंदर खुद ही इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि भाई वो उस इंड्यूस्ड अप्लाइड फील्ड को अपोज करती हैं। तो इस टाइम पे जो रेजोनेंस प्रोवाइड की जाती है, और बाद में फिर वो किस में आ जाती है, पैरेलली स्टेट में आ जाती है अप्लाइड फील्ड के, तो इस टाइम पे जो रेजोनेंस प्रोवाइड करनी पड़ती है उसकी हाई वैल्यू होती है। तो इस कंडीशन को न्यूक्लियर शील्डेड इफेक्ट बोला जाता है, जिसमें जो मैग्नीट्यूड होता है शील्ड का वो प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन्स की विड्रोविंग पावर की। ठीक है, अगर इंड्यूस्ड फील्ड के अलोंग अलाई कर जाते हैं हमारे चार्ज एंटिटीज, तो जो रिक्वायरमेंट होती है रेजोनेंस की, रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस पे हम यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोवाइड करते हैं जो रेडियो वेव्स वाली फ्रीक्वेंसी में लाई करती हैं, तो उनकी जो एनर्जी होती है वो लोअर होती है, उनका जो मैग्नीट्यूड है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का वो कम होगा। तो इस कंडीशन में न्यूक्लियस को डी शील्ड बोला जाता है। बेसिकली हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए यहाँ पे CdCl3 का यूज़ करते हैं, और D2O को यूज़ करते हैं हम पेप्टाइड्स और प्रोटीन के आइडेंटिफिकेशन, उनके स्ट्रक्चर को, सेकेंडरी स्ट्रक्चर को
को या फिर उनके टॉर्जनल एंगल्स को या फिर हम उनके हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिटरमाइन करने के लिए हम इन मॉलिक्यूल्स का बेसिकली यूज़ करते हैं। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं H1NMR स्पेक्ट्रम को। ये इथाइल एल्कोहल का स्पेक्ट्रम है जिसमें जो मिथाइल ग्रुप है उसमें 3 प्रोटॉन प्रेजेंट है और जो इथाइलिन ग्रुप है मिथाइलिन जो ग्रुप है उसमें 2 प्रोटॉन है और जो हमारा एल्कोहल ग्रुप है OH ग्रुप है उसमें हमारा 1 प्रोटॉन है। तो यहाँ पे जो पीक आ रही हैं वो इंटीग्रेटेड पीक ना होके यहाँ पे अलग अलग पीक आई है और वो जो पीक है वो किस में आई है 3:2:1 की रेशो में यहाँ पे पीक आई है। तो ये किस वजह से हुई है? ये इस वजह से हुई है कि जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है CH3CH2OH में, हमें पता है एक जो बॉन्ड है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग की वजह से फॉर्म होता है। तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन हो रहा है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का, उन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की जो स्पिनिंग है वो लाइक भी हो सकती है डिसलाइक भी हो सकती है। मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पे इस डायरेक्शन में है, नॉर्थ टू साउथ की डायरेक्शन में है और एक यहाँ पे साउथ टू नॉर्थ की डायरेक्शन में, तो उनकी जो स्पिनिंग है वो लाइक भी हो सकती है, नॉर्थ साउथ ऐसी स्पिनिंग भी हो सकती है और उनकी डिफरेंट स्पिनिंग भी हो सकती है। इस अलाइनमेंट की वजह से यहाँ पे जो पीक हैं वो अलग अलग आई हैं। ठीक है, तो इस फिनोमिना को जब इंटरेक्शन होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के बीच में उनकी स्पिनिंग के बेस पे, तो इसको बोला जाता है स्पिन कपलिंग बोला जाता है और इसको स्केलर इफेक्ट, स्केलर कपलिंग और जे कपलिंग भी बोला जाता है, जो एक्सटेंड कर सकती है एक न्यूक्लियाई में 4 to 5 बॉन्ड्स अपार्ट। तो एक मॉलिक्यूल को जब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे उस टाइम पे इस कपलिंग की वजह से स्प्लिटिंग हो जाएगी इन बैंड्स की। ये 3 बैंड्स आए हैं यहाँ पे, तो ये स्प्लिट होके आए हैं, ना कि एक दूसरे के साथ आए हैं। तो ये जो हाइपर फाइन स्प्लिटिंग है इन डिफरेंट बैंड्स की बेस्ड ऑन देयर प्रोटॉन एंड बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन द डिफरेंट एंड लाइक स्पिनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ए बॉन्डिंग एटम, जो इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी वो मिलेगी नियर नेबर इन्वायरमेंट के बारे में कि कौन सा एटम लाइक कर रहा है उसके नेबर में, उसकी स्पिनिंग क्या है, उसके बारे में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है जे कपलिंग के थ्रू, जे कपलिंग के पैरामीटर को यूज़ करके NMR के थ्रू हम डाईहेड्रल एंगल्स को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन को गेन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम जो J3 हमारी कपलिंग होगी वो होगी अमाइड हाइड्रोजन में, H अल्फा में, और ये हमारी जो जे कपलिंग है वो एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है डाईहेड्रल एंगल्स के बारे में। एक और इफेक्ट यहाँ पे जनरेट होता है जिसको बोला जाता है न्यूक्लियर ओवर हॉजर इफेक्ट। क्या होता है इसमें? हमें पता है कि जो हमारे न्यूक्लियर हैं वो स्पिन करते हैं और उनकी जो स्पिनिंग है वो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। तो वो अपनी स्पेस के अकॉर्डिंग, जिस स्पेस में वो लाई करता है उसके अकॉर्डिंग उस मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे क्या करता है, एक्सर्ट करता है। फॉर एग्जांपल जब हम स्पिन कपलिंग को ऑब्जर्व करते हैं तो ये जो कपलिंग है ये किसके थ्रू मेडिएट की जाती है, केमिकल बॉन्ड के थ्रू। और केमिकल बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो रही है वो किस लाइक स्पिनिंग में हो रही है या डिसलाइक स्पिनिंग में हो रही है, तो उसके थ्रू ये कपलिंग मेडिएट की जाती है। बट जब हम मैग्नेटिक न्यूक्लियर स्पिन की बात कर रहे हैं तो वो भी एक इफेक्ट जनरेट करता है, अपने प्रोक्सिमल नेबरहुड में एक इफेक्ट देता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट। और वो किसके थ्रू देता है, डाइपोलर इंट्रैक्शन के थ्रू देता है। हम डाइपोलर इंट्रैक्शन देख सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स में भी। तो ये एक न्यूक्लियर स्पिनिंग इफेक्ट होता है। तो ये जो इफेक्ट है ये डाइपोलर इंट्रैक्शन में ही ट्रांसमिट किया जा सकता है ओवर ए स्पेस, और जो स्पेस है वो उसकी डिस्टेंस बहुत लिमिटेड होती है। मतलब ये जो डाइपोलर इंट्रैक्शन है जो एक न्यूक्लियस के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आता है वो 0.5 nm की डिस्टेंस में ही, नैनोमीटर की डिस्टेंस में ही और उससे भी कम डिस्टेंस में ही ये इफेक्ट देखा जा सकता है। इस इफेक्ट की वजह से और इस इंट्रैक्शन की वजह से एक न्यूक्लियर ओवर होजर इफेक्ट जनरेट होता है जो सिग्नल इंटेंसिटी को रेजोनेंस की चेंज कर देता है। जब नेबरिंग जो एटम है उसका न्यूक्लियस जो स्पिनिंग के थ्रू एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेगा वो यहाँ पे क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा नेक्स्ट एटम के न्यूक्लियर फील्ड में, जिसकी वजह से यहाँ पे जो रेजोनेंस की सिग्नल इंटेंसिटी है वो चेंज हो जाएगी। तो ये स्पेशल कॉन्स्ट्रेन, ये जो कॉन्स्ट्रेन यहाँ पे न्यूक्लियस के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जनरेट किया जा सकता है, किया जा रहा है, ये हमें एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है जिसकी वजह से हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को स्टडी कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की। तो हमें 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का पता लग सकता है बायोमोलिक्यूल्स का।
यहाँ पे अगर हम इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस की, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम जो दो कॉइल्स का यूज़ करते हैं जिसमें से करंट जब फ्लो होता है तो वो क्या करती है, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती हैं। दो परमानेंट मैग्नेट यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं ताकि कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई किया जा सके। और यहाँ पे दो कॉइल यूज़ करी जाती है हमारी जनरेट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी को। सैंपल जो होता है उस सैंपल को हम यहाँ पे एक सॉल्यूशन में कंटेन करते हैं, शील्ड ट्यूब में, जो जब रोटेट करी जाए रैपिडली तो वो शील्ड इसलिए हो ताकि जब उसको रोटेट करें रैपिडली तो उसकी जो कैविटी है उसमें इरेगुलरिटीज़ ना आए, इम्परफेक्शन ना आए। और यहाँ पे अगर हम कोल्ड अगर सॉलिड सैंपल यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे स्पिन स्पिन इंटरेक्शन को एनहेंस किया जा सकता है। रोटेशन जो है वो यहाँ पे कुछ भी इम्परफेक्शन लेके नहीं आएगी, क्योंकि जो इंट्रामोलिकुलर इंटरेक्शन होगा वो अपसेंट होता है डिसोल्व सैंपल्स में ड्यू टू ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मूवमेंट। और यहाँ पे रेडियो फ्रीक्वेंसी ओसिलेटर होगा जो ओसिलेट करेगा रेडियो फ्रीक्वेंसी की फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा जो भी करना है। यहाँ पे हम स्विप सप्लाई का मतलब ये होता है कि मैग्नेट अगर हमें कांस्टेंट सप्लाई करनी है तो ठीक है, अगर हमें कांस्टेंट सप्लाई नहीं करनी और मैग्नेटिक इफेक्ट को कम करना है तो हम यहाँ पे स्विप कर सकते हैं अपने मैग्नेट्स को। रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर होता है जो हमारे डिटेक्ट करता है रेडियो फ्रीक्वेंसीज को, और फिर हमें एक कंप्यूटराइज्ड पिक मिल जाती है और एक स्पेक्ट्रा यहाँ पे जनरेट हो जाता है। So guys, in this video I have discussed about NMR, that is nuclear magnetic resonance principle, कि कैसे ये न्यूक्लियस जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, क्या रेजोनेंस इफेक्ट होता है और NMR किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। फिर मैंने बात की कुछ इफेक्ट्स की जिसकी वजह से हम एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर मैंने बात की इंस्ट्रूमेंटेशन की। सो गाइज, इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन द MRI, magnetic resonance imaging, that is based on this NMR principle. Hope you guys like my video, and if you don't like, then also comment in the description, in the comment box given below. And if you like it, then thumbs up, subscribe to my channel, share with your friends and whoever want to study this topic. And thank you so much again for watching my videos.